इसके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ये अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। दिल्ली में दो ग्रुप मेन हैं अल्पसंख्यक में, एक मुस्लिम समाज और दूसरा पंजाबी समाज। इन दोनों के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया रहा इस सरकार का, जैसे मैंने अजान से पहले अर्ज़ किया कि ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। दिल्ली में रहने वाले दो अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम और पंजाबी, जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू और पंजाबी है, उसके साथ इसका सौतेला रवैया है। उस सौतेले रवैये का आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में दोनों ज़बानों के तकरीबन 1500 पद खाली हैं और ये खाली दिल्ली सरकार की भेदभावपूर्ण नीति की वजह से हैं। यानी 2017 में भी 214 वैकेंसी पंजाबी की निकाली गई थी और 213 वैकेंसी उर्दू की निकाली गई थी। उस टाइम पे भी 43 पंजाबी के और 34 उर्दू के शिक्षकों की भर्ती हो सकी थी और 171 पंजाबी और 179 उर्दू के शिक्षकों की रिक्तियां खाली रही थी। 2022 में पंजाबी के 874 वैकेंसी निकलती हैं, उर्दू की 917 वैकेंसी निकलती हैं और उस गलत नीति की वजह से सिर्फ 138 पंजाबी के शिक्षक भरे जाते हैं और 177 उर्दू के भरे जाते हैं। 736 पंजाबी की रिक्तियां बची रह जाती हैं और 740 उर्दू के टीचरों की वैकेंसीज रह जाती हैं। उसके विरोध में 9 फरवरी 2022 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली आवाज़ उठाती है और वो आवाज़ उठा के इस सरकार की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करती है, पर्दाफाश करती है। ये मेरे पास वो रिपोर्ट मौजूद है या वो अखबार की कटिंग में लेकर आया हूँ। जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली ने आवाज़ उठाई थी कि पक्षपात नीति के कारण दिल्ली में उर्दू और पंजाबी शिक्षकों का संकट खड़ा हो गया है। खड़ा नहीं हो गया था, ये संकट इन्होंने जानबूझ के खड़ा किया था। अब जब हमने उसकी मांग उठाई और जगह जगह इनका विरोध किया तो अब सरकार जागी है। तो सरकार के डीएसएसपी ने एक लेटर कल लिखा उसको माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर को, जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें डीएसएसपी के डिप्टी सेक्रेटरी ने ये बात बताई कि अब हम टीजीटी उर्दू, टीजीटी पंजाबी और साथ में टीजी संस्कृत, यहाँ पे नुक्ता समझने की बात है कि संस्कृत वालों ने कोई आवाज नहीं उठाई थी, फिर भी उन्होंने संस्कृत को इसमें शामिल कर लिया। हम इसका खैर मकदम करते हैं, हम इसका एतराज नहीं करते, लेकिन हम ये मनोवादी मानसिकता के बारे में बताना चाहते हैं कि जब भी कभी उर्दू या अल्पसंख्यक समुदाय अपनी बात उठाता है तो ये बैलेंस बंद कराने के लिए अपनी नीतियों को डिफरेंटली पेश करते हैं। खैर, अब जो भी किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इस आर्डर के तहत ये बताया है कि अब जो भेदभावपूर्ण नीति थी, वो भेदभावपूर्ण नीति ये थी कि उर्दू और पंजाबी ज़बान के 2 पेपर हुए थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो कैंडिडेट सेक्शन ए में पास होता था वही सेक्शन बी की मेरिट उसकी काउंट होती। जिसने सेक्शन ए पास नहीं किया उसको सेक्शन बी में कंसिडर ही नहीं किया गया, इसीलिए इतने कम टीचर रखे गए। इसी के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी। अब इस ऑर्डर के तहत उन्होंने ये कहा है कि सेक्शन ए का अब पास होना ज़रूरी नहीं होगा और वो सेक्शन ए में जितने भी नंबर आएंगे वो सेक्शन बी के साथ जुड़कर टोटल मेरिट बनेगी, ऐसा ये लेटर बताता है। अब इसके हवाले से हमारे 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा तो ये कि अरविंद केजरीवाल अपनी इस भेदभावपूर्ण नीति और गलती के लिए माफ़ी मांगे, वो अल्पसंख्यक समुदाय से माफ़ी मांगे, ख़ास तौर से उर्दू वालों से और पंजाबी वालों से माफ़ी मांगे कि तुम्हारी गलत नीति की वजह से ये दोनों ज़ुबानें या इन दोनों ज़ुबानों को पढ़ने वाले बच्चे 5 साल से तो वैसे ही महरूम हैं टीचर्स से। इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन इसका जिम्मेदार है? और फिर तुमने ये छोटे से डिसीजन लेने में भी 6 महीने लगा दिए। 9 फरवरी 2022 का हमारी डिमांड है जो कल पूरी हुई है। तो एक तो ये 6 महीने का कफ़ारा, दूसरा ये 5-7 साल से जो तुम तालीम के नाम पे अपनी पीठ थपथपाते हो और अल्पसंख्यकों के विरोध में और उनके बच्चों को उर्दू और पंजाबी न पढ़ पाएं, उसकी जो तुमने साजिश की है, इसके लिए आप
सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी। दूसरी बात, जो भी कैंडिडेट जिन्होंने 2022 में एग्ज़ाम दिया DSSB का, उनको उसी एग्ज़ाम के आधार पर उनकी मेरिट बनाई जाए, और जिन बच्चों को या आवेदकों को सेक्शन A पास ना करने के कारण रोक दिया गया था, उनको उसी मेरिट के तहत नियुक्ति की जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो सरकार का पैसा बचेगा, दूसरा टाइम बचेगा, तीसरा वो जो लोग जो ओवर एज हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो बिल्कुल किनारे पे थे, अब वो ओवर एज हो गए होंगे, तो वो उस ओवर एज के खतरे से भी बाहर आ जाएंगे। क्योंकि इस लेटर में ये लिखा गया है कि ये जो नीति में बदलाव किया गया है, ये आगामी वैकेंसीज के लिए है, यानी आने वाली वैकेंसीज के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने लोगों ने अप्लाई कर दिया था वो इसमें कंसिडर नहीं होंगे। तो आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो ये है कि पुराने कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया, उनको उसी मेरिट के आधार पर, उसी नंबरों के आधार पर कंसिडर करके जल्द से जल्द उर्दू और पंजाबी टीचरों को मुकर्रर किया जाए, नियुक्त किया जाए। क्योंकि हमें शक है कि ये मनुवादी सरकार फिर कोई बहाना बना देगी, फिर नई वैकेंसी में लाकर कोई और एक ऐसा शगुफा ले आएगी कि उर्दू और पंजाबी पढ़ने वाले बच्चे जिस तरह से पिछले 8 साल से अपने टीचरों के लिए तरस रहे हैं, आगे भी तरसते रहेंगे। इसलिए ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम है, और इसको ये बहुत सीरियस मुद्दा है, क्योंकि जब तक वो अपनी मादरी जुबान में अपना पढ़ाई नहीं पूरी करेगा, तब तक उसको वो असल जो रूह है तालीम की वो उसको नहीं मिल पाएगी। यूँ कहिए असल ताकत जो होती है, उसकी मादरी ज़ुबान होती है, उस ताकत से वो महरूम रहेगा। लिहाजा मैं दोबारा से दोहराता हूँ, जो हमारी मांग है अरविंद केजरीवाल से, पहला तो वो अपने भेदभावपूर्ण गलत नीति जिसको उन्होंने तस्लीम किया है, तस्लीम करके ही उन्होंने बदलाव किया है, इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। दूसरा, टाइम और पैसा बचाने के लिए पुरानी बच्चों जो भी मेरिट थी उसी के आधार पर नियुक्तियां करें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हमारे ओवरेज हो सकते हैं, और आइंदा जो और दूसरे बहाने से भी बचा जा सके। यही तो दोगला चेहरा है कि फोटो लगाकर जो उनकी कार्यशैली है, कार्यशैली उनकी ये है कि उन्होंने उर्दू और पंजाबी को, उन्होंने तो शहीद भगत सिंह का ही फोटो लगा रखा है, तब पंजाबी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? लेकिन उनको जब कोई पकड़ता है तो वो फिर पतली गली पकड़ लेते हैं। यानी इस तरीके से देखें कि ये जवाब उन्होंने खुद नहीं दिया है, DSSB से अपने ही अल्पसंख्यक कमीशन को दिलवाया है, खुद नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जबकि तालीम के मामले में मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो हर बात पर आके बात करते हैं, लेकिन इस पर बात करने की हिम्मत नहीं हुई, चूंकि वो पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो उनकी जो मानसिकता है वो मनवादी है। अगर नहीं होती तो आप मुझे बताइए कि उर्दू और पंजाबी की डिमांड थी, उन्होंने इसमें संस्कृत क्यों जोड़ दी? इसका डिसीजन उनको जो डिमांड था उसी पर लाना चाहिए था। हम संस्कृत के खिलाफ नहीं हैं, हम संस्कृत के फेवर में हैं। संस्कृत भी उतनी प्यारी जुबान है जितनी उर्दू और पंजाबी है, लेकिन इस सरकार की मंशा पे हम सवालिया निशान लगा रहे हैं कि तुम्हारे काम करने का तरीका मतलब पारदर्शी नहीं है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल का तो एक नहीं, ऐसी 50 पॉलिसीज है। खासतौर से उर्दू के ताल्लुक से तो मैं बता दूं, उन्होंने दिल्ली उर्दू अकेडमी को ख़त्म कर दिया। दिल्ली उर्दू अकेडमी के जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो उसके चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, चाहे उसका ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, तीन उर्दू नहीं जानते हैं। अब आप बताइए, जो उर्दू नहीं जानता है वो उर्दू अकेडमी का क्या खिदमत करेगा? उसका 2 साल से उन्होंने बजट नहीं रिलीज़ किया था, वो तो अब हमने जाके उन पर दबाव बनाया है तो उन्होंने बजट रिलीज़ किया है। 1-2 लोगों को उन्होंने 1-2 प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, उसमें भी उनका भेदभाव था कि हमारे जो सचिव हैं राजीव रियाज साहब, ये दलित होने की वजह से उनको नए पुराने चिराग जैसे प्रोग्राम में नहीं बुलाया था। यानी नए पुराने चिराग वो है जिसमें सारे दिल्ली के 300 से ऊपर उद्बा बुलाए जाते हैं, शोरा बुलाए जाते हैं, उसमें भी चूंकि ये दलित हैं इसलिए इनको नहीं बुलाया था। तो ये एक और सबूत है आपका कि वो मनवादी हैं, वरना एक अकेला दलित उर्दू शायर उसको छोड़ दिया। फिर बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमसे गलती हो गई थी, अब हम इनको बुलाते हैं। फिर उन्होंने उनको बुलाया। देखिए, वो इतने कट्टर ईमानदार हैं कि एक मंत्री तो जेल में है और जेल में भी झूठ बोल के अस्पताल में है।
अस्पताल में भी एक जांच अधिकारी ने यह कहा कि इसकी सारी मशीनें इनकी बंद पाई गई, इन्हें फौरन जेल भेजा जाए, जबकि वो खुद जेल मंत्री है। जो मंत्री जेल के अंदर है वो खुद जेल मंत्री है। दूसरा मंत्री लाइन में है शराब नीति के कारण, गरीब विरोधी नीतियों के कारण, पूरी दिल्ली को नशे के फैशन में तब्दील करने के कारण मनीष सिसोदिया लाइन में है। एक और बात बता दूं, अगर आप लोग मेरा ट्वीट फॉलो करते हो तो मैंने ये परसों ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल ने शपथ पत्र दिया था कि मैं कभी जिंदगी में कोई वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। अब आप बताइए अरविंद केजरीवाल साहब कौन सी गाड़ी में चलते हैं, कितने बड़े बंगले में चल रहते हैं, और बंगले में स्विमिंग पूल है या नहीं है। और तीसरी बात, Z+ सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर ली। अरे अगर आप ईमानदार, कट्टर तो छोड़िए, खाली ईमानदारी भी होते तो अपने एफिडेविट पे जमे रहते। ईमानदारी की बात तो मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से सीखिए। कितनी मर्तबा उनकी गाड़ी पे गोली चल चुकी है और सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी देने के लिए संसद में गुहार लगाई, गृह मंत्री ने तो गुहार लगाई। उसके बाद मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऊपर वाले पे भरोसा करते हुए उस सिक्योरिटी को ठुकरा दिया। आज भी वो बिना सिक्योरिटी के सिंगल चलते हैं। ये है ईमानदारी। ये तो पाखंड है जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि देश में भ्रष्टाचार सबसे भी बड़ा मुद्दा या सबसे खतरनाक चीज सांप्रदायिकता है। आप बताइए क्या सांप्रदायिकता के खिलाफ काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तारीख बदल दी। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा धार्मिक आयोजन को सरकारी खर्चे पर लाइव प्रसारण किया। तो ये आदमी जिसकी जबान का कोई भरोसा नहीं, वो ईमानदार कैसे हो सकता है? वो शख्स तो कभी ईमानदार नहीं हो सकता जो अपनी नीतियों में कहकर शपथ पत्र देकर बदलाव कर ले। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के ताल्लुक से तो खास तौर से, चाहे वो उनका कोरोना के मामले में स्टेटमेंट हो, चाहे उनका मुस्लिम नौजवानों पे जो नाजायज UAPA लगाया गया है उसकी मंजूरी का मामला हो, चाहे वो CA NRC के प्रोटेस्ट करने वाले नौजवानों के खिलाफ सहानुभूति दिखाने का मामला हो, और उससे भी बड़ी बात दिल्ली दंगों में मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जानों का, अपने माल का, अपने कारोबार का नुकसान का मामला हो, सब मामलों में अरविंद केजरीवाल ने गद्दारी का मुजाहरा किया है और पीठ दिखाई और मुसलमानों को के साथ बेवफाई की है। इसलिए अरविंद केजरीवाल से हमें कोई अब ऐसी उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो तुम्हारी सरकारी नीतियां हैं वो कम से कम भेदभावपूर्ण ना हो, वो कम से कम ऐसी हो जब तुम तालीम पे ढिंढोरा पीटते हो। तुम्हारा 27-28 हज़ार करोड़ का तालीम का बजट है, 70,000 करोड़ में अकेला एजुकेशन का बजट 28,000 करोड़ के आसपास है। तो उसमें आखिर 1500 उर्दू और पंजाबी की नौकरियां तुम्हें क्या तकलीफ देती है? क्यों नहीं भरते हो तुम? क्यों बहाने ढूंढते हो उनको डिले करने के? ये बहाना ना करें वो अब डिले करने का कोई नया शगुफा न लिया है। इसीलिए हमने आप लोगों को आज तकलीफ दी और आप लोगों ने हमारी बात सुनी। देखिए, ये बदलाव पुरानी गलती सुधारने के लिए हुआ है, चूंकि हमारी डिमांड थी कि आप ये भेदभावपूर्ण नीति है। तो जब अगर आप पुरानी गलती आपने सुधारी है, जाहिर बात है पहले मानी होगी तभी सुधारी है। तो जो तुम्हारी गलती की वजह से जो बच्चे मुतासिर हुए, जो उर्दू के टीचर नहीं मिल पाए उनको, और जो टीचर मुतासिर हुए जिनको अब तक परमानेंट नौकरी मिल जाती है और अपनी जीविका चलाते, उनका कफारा कैसे करेंगे आप? उनकी भरपाई कैसे करेंगे? अगर ये कोर्ट में केस चले तो जज साहब इस पर सजा भी सुना सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कम से कम इतना ही कफारा करिए कि आप इस पर माफी मांगिए। और जिन टीचरों ने पुराना अप्लाई किया है, आप ही की एजेंसी TSSB ने उनका इम्तिहान लिया है, उन्होंने नेचुरल इम्तिहान दिया है, उनका नेचुरल मार्क्स हैं, उन्हीं नेचुरल मार्क्स पे आप उनका मेरिट बनाइए और उनकी नियुक्ति कर दीजिए। वो सीटेट क्वालिफाइड हैं, वो BEd हैं, उनके पास तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। और अगर आपको ये लगता है कि जो दूसरा सेक्शन B है उसमें वो लोग नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आप उनको मत लीजिए, फिर दोबारा से वैकेंसी निकाल के दोबारा से ले लीजिए। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि आपकी गलती का खामियाजा मेरे बच्चे भुगते हैं या वो टीचर भुगते हैं जिन्होंने बेचारे 5-7 साल से लाइन में लगे हुए हैं इस उम्मीद पे कि हमारी नियुक्ति होगी, और उसमें बहुत सारे तो ओवर एज होने के कगार पर होंगे, उनका कफारा और उनका भुगतान कौन करेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे